लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज आपके लिए एक नई वीडियो हम लेकर के आए हैं जो भारत का भौतिक भूभाग, भारत के भौतिक भूभाग यानी भारत को कितने भौतिक भूभागों में बांटा गया है, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। भारत को, वैसे तो भारत एक विशाल देश है और भारत में अनेक प्रकार के विविधताएं पाई जाती हैं, लेकिन बड़े बड़े मोटे मोटे तौर पे देखेंगे तो भारत को पांच भौतिक भूभागों में बांटा गया है, यानी प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक भाग ऐसे होते हैं कि जिसमें मानव का कोई हाथ नहीं होता, जो नेचुरली होते हैं, जो बने हुए होते हैं, उससे भारत को बांटा गया है। कितने? 5। तो देखते हैं कौन कौन सा है। पहला है हिमालय, उत्तर का विशाल हिमालय क्षेत्र, ठीक है, उत्तर का विशाल हिमालय क्षेत्र। दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान क्षेत्र। तीसरा है दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है आपका पश्चिमी घाट तटवर्तीय मैदानी क्षेत्र, जो पश्चिमी और पूर्वी घाट में स्थित है। और अगला आ जाता है आपका द्वीप समूह और राजस्थान या थार मरुस्थल का क्षेत्र। तो ये 5 हैं आपके, जो हम आज एक एक करके देखेंगे। तो पहला आ जाते हैं हिमालय, महान उत्तर का महान हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। पहले इसको 4 भागों में बांटा गया। हिमालय पर्वत को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। पहला आपका आ जाएगा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जो भारत की उत्तरी भाग का अंतिम बिंदु है, जो उसको ट्रांस हिमालय कहा जाता है। ये बहुत पुराना पर्वत हो गया है, बहुत पुराना घर्षित हो गया है। और इसी पे जो है काराकोरम और K2, काराकोरम श्रेणी और K2, ठीक है, गाडविन ऑस्टिन जो है K2 यहीं पे स्थित है आपका, जिसकी ऊंचाई K2 की ऊंचाई 8,611 मीटर है। कितनी है? 8,611 किलोमीटर। ये ट्रांस हिमालय के भाग हैं। किसके भाग हैं? ट्रांस हिमालय के, जो काराकोरम और K2 श्रेणी है। दूसरा आपका आ जाता है महान हिमालय। कौन सा आ जाता है? महान हिमालय। महान हिमालय पे ही सारे देवी देवताओं का निवास स्थान है आपका। जितने भी आपके जो प्राचीन देवी देवताओं का निवास स्थान है, कहाँ पे? हिमालय पर्वत है। इसकी औसत ऊंचाई देखते हैं। हिमालय पर्वत में महान हिमालय की ऊंचाई, औसत ऊंचाई 6,000 मीटर है। महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6,000 मीटर है। और महान हिमालय की चौड़ाई जो है देख लेते हैं, 120 से 190 किलोमीटर तक है। ये महान हिमालय की चौड़ाई है, 120 से 190 किलोमीटर। इसी पर्वत पर यानी महान हिमालय पे ही माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की, वर्ल्ड की सबसे बड़ी चोटी है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। उसके बाद कंचनजंगा आ जाता है, जो भारत में है। ये तो नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है और ये वर्ल्ड की है माउंट एवरेस्ट सर्वोच्च चोटी। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी देखेंगे तो कंचनजंगा आ जाएगा, जो 8,558 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है? 8,558 मीटर। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। वैसे अगर देखा जाए तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, ठीक है, गाडविन ऑस्टिन के नाम से जानी जाती है। लेकिन ये जो है विवादित क्षेत्र है, इस पे भारत और पाकिस्तान का विवाद चल रहा है, इसलिए ये भारत की सर्वोच्च चोटी अभी नहीं होगी, क्योंकि अभी यहाँ भारत पाकिस्तान विवाद चल रहा है। तो कंचनजंगा ही भारत की सर्वोच्च चोटी मानी जाएगी। विश्व की एवरेस्ट और भारत की कंचनजंगा, ठीक है। एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, कंचनजंगा की 8,558 मीटर है, ठीक है। अब तीसरा देख लेते हैं
लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई देख लेते हैं। इसकी औसत ऊंचाई जो है 3700 से 4500 मीटर ऊंची है। कौन सा? लघु या मध्य हिमालय 3700 से 4500 मीटर तक ऊंचा है। ठीक है, और इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। इसकी चौड़ाई जो है 80 से 100 किलोमीटर है। लघु या मध्य हिमालय की चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर तक है। ठीक है, और इसी क्रम में हम देखेंगे बाह्य या निम्न हिमालय। चौथा देखते हैं बाह्य या निम्न हिमालय, जिसकी औसत ऊंचाई जो है 900 से 1200 मीटर है। कितनी है? 900 से 1200 मीटर बाह्य या निम्न हिमालय की। और इसकी चौड़ाई देख लेते हैं 10 से 50 किलोमीटर है। किसकी? बाह्य हिमालय की 10 से 50 किलोमीटर है। तो ये तो उत्तर हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है जो 4 भागों में बांटा गया। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, जो एक भारत का प्राकृतिक प्रदेश है। उत्तर का विशाल मैदानी क्षेत्र। ये क्षेत्र भारत का हृदय क्षेत्र कहलाता है। यानी कह लीजिए भारत की ये धड़कन है या हृदय है, जहां से पूरे भारत को एक तरह का ऊर्जा सप्लाई होती है या ब्लड सप्लाई, जो नसें हैं यहीं से सब जगह वितरित हुई है। तो ये भारत का जो है हृदय क्षेत्र कहलाता है। सबसे उपजाऊ क्षेत्र, विश्व का सबसे उपजाऊ क्षेत्र उत्तर का विशाल मैदान ही माना जाता है। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए एक भंवर क्षेत्र आ जाता है, जहां पे जब पर्वत के नीचे वाला जो भाग होता है उसे ही भंवर क्षेत्र कहा जाता है, जहां पर बड़े बड़े पत्थरों के टीले होते हैं और नदियां जब उसमें आती हैं, नदियां पूरी तरह से गायब हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई नदी है नहीं। पूरी नदी, बड़ी से बड़ी नदी इस क्षेत्र में गायब हो जाती है, क्योंकि पत्थर बड़े बड़े पड़े हुए थे। चट्टान, जो पर्वतों से चट्टानें खिसक कर नीचे आती है, नीचे रहती है, पानी जब उसके नीचे से आता है तो नदियां लुप्त हो जाती है। तो नदियां किस क्षेत्र में लुप्त होती है? भंवर क्षेत्र में। दूसरा तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र जो दलदली क्षेत्र होता है। दलदली क्षेत्र, जब वहां पानी जब पर्वत क्षेत्र से निकल करके जब थोड़ा मिट्टी में आती है तो उसको तराई या दलदली क्षेत्र कहा जाता है, जहां पे अनेक प्रकार के जीव जंतु और जंगल पेड़ पौधे रहते हैं, जहां पर मानव का आना जाना कम होता है, उसे तराई क्षेत्र कहा जाता है। फिर तीसरा आ जाता है बंजर क्षेत्र, जिसे बंजर हम लोग कहते हैं गांव की भाषा में। क्या कहते हैं? बंजर। ये पुरानी जड़ोड़ मिट्टी है, यहाँ पे खेती नहीं होती है। ठीक है, बंजर क्षेत्र में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, इसलिए वो बंजर हो जाती है। ठीक, चौथा आ जाता है खदर या जड़ोड़ क्षेत्र। इस क्षेत्र की विशेषता ये है, जड़ोड़ मिट्टी होती है, सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, और यहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ द्वारा मिट्टी ला करके छोड़कर चली जाती है। तो ये सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है जो बाढ़ द्वारा निर्मित होती है। जहां पे बाढ़ आता है उन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज्यादा इस मिट्टी का निर्माण होता है। तो बाढ़ जब आती है तो कुछ नुकसान भी करती है और फायदा भी देती है। खदर क्षेत्र। तो उत्तर का जो विशाल मैदानी क्षेत्र है, भंवर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बंजर क्षेत्र और खदर या जड़ोड़ मिट्टी। आ जाते हैं अब तीसरे पे हम लोग। तीसरा आपका प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन पठार है, गोंडवाना लैंड का सबसे प्राचीन पठार है। सारे खनिज पदार्थ या सारे मिनरल्स, खनिज पदार्थ सबके सब पठारी क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जैसे कोयला, लोहा, एक्स, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, जिंक। ठीक है, ये सब प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। इसका क्षेत्र जो है आपका, ये पूरा यहाँ से लेकर के प्रायद्वीपीय पठार फैला हुआ है। ये आपका ये पूरा यहाँ से लेके से यहाँ तक पठारी क्षेत्र ये पूरा ऐसे फैला हुआ है। ठीक है, ये आपका पठारी क्षेत्र। ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, इधर आपका आ जाएगा मेघालय, गारो, खासी, जयंतिया पठारी, ये भी पठारी भाग है, दक्षिण का पठारी भाग है। तो अब यही खनिज संबंध, पूरा खनिज पदार्थ इसी पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है।
अब चौथे नंबर पे आ जाते हैं तटवर्तीय मैदानी क्षेत्र, जो भारत के तटवर्तीय मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये दो घाट है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये दोनों तटीय मैदान क्षेत्र हैं जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। पहले पश्चिमी घाट देख लेते हैं। यहाँ पे 3 तट पाए जाते हैं। पहला पाया जाता है कोंकण तट, ये जो है गुजरात से गोवा तक स्थित है। कहां से? ये गुजरात से, ठीक है, गुजरात से गोवा तक स्थित है, ठीक है, गुजरात से गोवा तक स्थित है। दूसरा देख लेते हैं कन्नड़ तट, ठीक, कन्नड़ तट। तीसरा आपका मालाबार तट आ जाएगा। ये 3 तट आपके पश्चिमी घाट में है। पहला कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट, ठीक। अब तटवर्तीय मैदानी क्षेत्र के पूर्वी घाट में देखते हैं। पूर्वी घाट में भी आपके 4 तट आ जाएंगे। पहला आ जाएगा उत्कल तट, दूसरा आ जाएगा कलिंग तट और तीसरा आ जाएगा उत्तरी सरकार तट, चौथा आ जाएगा कोरोमंडल तट, ठीक है। ये पूर्वी घाट है, कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार तट, कलिंग तट और उत्कल तट, ये आपके तटवर्तीय मैदानी क्षेत्र पश्चिमी और पूर्वी घाट के। ये पश्चिमी तट है, ये पूर्वी, ठीक। अब इसी में आ जाते हैं हम द्वीप समूह में आ जाएंगे। द्वीप समूह और राजस्थान या थार भूस्थल, ये दोनों एक कर दिया गया। अब चाहे द्वीप समूह चाहे राजस्थान, दोनों मिक्स कर दिया गया। तो हम यहाँ आपको द्वीप समूह के बारे में बता रहे हैं। द्वीप समूह जो है अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, ठीक है, जो भारत के जितने द्वीप है उन सबको मिला करके द्वीप समूह कहा जाता है, ठीक है। इसी द्वीप समूह में जो है दो अंडमान में ही 2 प्रकार, अंडमान निकोबार में 2 ज्वालामुखियां पाई जाती है। पहला है नरकोडम द्वीप पर जो निष्क्रिय ज्वालामुखी है, 2 है, 2 निष्क्रिय ज्वालामुखी है। किस पे? नरकोडम द्वीप पर 2 निष्क्रिय ज्वालामुखी है। और सक्रिय ज्वालामुखी जो है बैरन द्वीप पे है। कहाँ पे है? बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे ही दोनों स्थित है। तो भारत के निष्क्रिय और सक्रिय दोनों ज्वालामुखी अंडमान में स्थित है। पहला बैरन द्वीप जो सक्रिय है, दूसरा नरकोडम जहाँ पे 2 निष्क्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। तो ये आपके 5 भारत के भौतिक भूभाग हो गए, ठीक। एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश जो 4 भागों में बांटा गया, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, बाह्य या निम्न हिमालय। दूसरा उत्तर भारत का विशाल मैदान, इसके भी 4 भाग है, भंवर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बंगर क्षेत्र और खदर क्षेत्र। तीसरा आ जाता है प्रायद्वीपीय पठार, जो पूरा प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। यहाँ पे जो है खनिज पदार्थ की प्रधानता है। और चौथा आपका तटवर्तीय क्षेत्र आ जाता है जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में आ जाता है। और 5वां आपका द्वीप समूह है, ठीक है। ये आपके 5 भौतिक भूभाग है। अब थोड़ा हम लोग यहाँ पे देखते हैं लघु हिमालय में। ये आपका जो लघु हिमालय है, तीसरे नंबर पे लघु हिमालय में अल्पाइन प्रकार की घास पाई जाती है, जिसे चारागाह कहा जाता है, ठीक है। अल्पाइन लघु हिमालय में जब बर्फ इस पे बर्फ गिरती है, जब बर्फ गर्मी में यानी ग्रीष्म काल में पिघल कर बह जाती है बर्फ, तब इन घासों का विकास होता है। तब जो चरवाहे होते हैं यहाँ पर अपने जानवर लेकर के जाते हैं, तो इसे अल्पाइन चारागाह कहा जाता है। जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग, आप लोग नाम सुने होंगे, सोनमर्ग और गुलमर्ग, जो मर्ग के नाम से जाना जाता है। ये घास होती है अल्पाइन प्रकार की, ठीक है। जैसे अल्पाइन प्रदेशों में पाए जाते हैं वैसे यहाँ पर पाए जाते हैं, अल्पाइन चारागाह कहा जाता है। दूसरा, इसी को उत्तराखंड खंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है, जिसे पैरा बोला जाता है। हमारे आपके यहाँ पैरा नहीं बोला जाता है, इसी तरह प्यार बोला जाता है। बड़ी बड़ी घासें होती है, जैसे पैरा होता है उसी बड़ी बड़े घासें होती है, बुग्याल कहा जाता है। कहाँ? उत्तराखंड में। अब तीसरा देखते हैं, शिवालिक के निचले भाग को तराई क्षेत्र कहते हैं। शिवालिक यानी शिवालिक या बाह्य हिमालय, जो जिसका बाह्य हिमालय, इसका जो नीचे वाला भाग है उसे तराई क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तराई क्षेत्र, जो आपके उत्तर भारत के विशाल मैदानी क्षेत्र में हमने बताया। तराई क्षेत्र या दलदली क्षेत्र कहा जाता है। चौथा देख लेते हैं, कृष्णा गोदावरी डेल्टा से कन्याकुमारी तक, यानी कृष्णा गोदावरी डेल्टा से
कन्याकुमारी तक फैला आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के तटीय मैदान को कोरोमंडल तट कहा जाता है। अब मैप में देख लेते हैं क्या कह रहा है। आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका आंध्र प्रदेश से लेकर के क्या कह रहा है, तमिलनाडु तक, ये आपका तमिलनाडु यहाँ तक आ जाएगा। तो ये यहां से लेकर के आपका क्या हो जाएगा, कोरोमंडल तट। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोरोमंडल तट। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं पांचवा, मालाबार तट में, यानी मालाबार तट, ये आपका मैप में देखिएगा, ये आपका तट है। ठीक है, जो मालाबार तट यानी ये आपकी कन्याकुमारी से केरल आदि तक फैला हुआ है मालाबार तट। यहाँ पे जो है एक प्रकार के बैक वाटर एवं लेगूनों की प्रधानता है। ठीक है, लेगून जिन्हें झील या छोटी प्रकार की झील कहते हैं, जो तीन तरफ स्थल से घिरा हुआ होता है और एक तरफ उसका मुंह खुला हुआ होता है और पानी उसके अंदर आता जाता रहता है, उसे ये लेगून कहा जाता है। ठीक है, जिन्हें मालाबार तट में कयाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कयाल कहा जाता है। बैक वाटर और लेगूनों की प्रधानता मालाबार तट का, किस तट पे, मालाबार तट पे होती है। छठा देख लेते हैं, उत्तरी अंडमान एवं पर्वतीय क्षेत्र में, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। कौन सी है, सैंडल पीक। ठीक है, सैंडल पीक चोटी अंडमान, उत्तरी अंडमान पर्वतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो ये आज आपका भारत का भौतिक भूभाग जो 5 भागों में बांटे गए हैं और इसके कुछ पॉइंट हमने आपको बताए, ये आज आपके लिए वीडियो था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।